तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये जो घोंघे पकड़ने थे उसमें जू को पूरा विधि पता था। तो भाई को काफी फायदा भी होता है। उधर जो अपना लौंडा था जैंग सैंग वो नाराज हो जाता है क्योंकि वो जो लड़की थी डिंगसो उसको बिल्कुल भाव नहीं देती थी। और वो जैसे ही वापस जाने लगती है उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और कहता है एक दिन तुम्हें मेरी कद्र पता चलेगी। फिलहाल ये इसके मन के भाव थे। अब आगे तो जू ने इस रात काफ़ी फ़ायदे कमाए थे। टोटल 700 इसने वो घोंघे पकड़े थे। और इसको यूज़ करने के कम से कम 6 से 7 तरीके थे, पॉइज़न्स में भी। और जो भी बनेंगे ना बहुत खतरनाक पॉइज़न बनेंगे। प्लस इसके पास वो हॉर्सशू क्रैब भी है जो कि ज़हर में मतलब काम करता है। अगर उसको कंबाइन कर देगा भाई मतलब खतरनाक। ऐसा ज़हर बना सकता है ना जो कि फाउंडेशन लेवल के बंदे को तुरंत मार सकता है। लेकिन फिर ये सोचता है कि पैट्रियार्च को भी जब इसने ज़हर दिया था, फैलाया था आस-पास, तो वो रजिस्ट कर पा रहा था। लेकिन इसके दिमाग में ये था कि कुछ अलग मेथड से, विधि से ज़हर बनाना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको समुद्री क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अब ज़ू क्या करता है ना, जो बंदे ने डिंगज़ो ने से वो जेट स्लिप्स दिए थे, एक पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा हुआ था 100 सन्स फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और समथिंग। फिर दूसरा स्लिप पढ़ता है। इस दौरान पूरा दिन गुजर जाता है और ये तीनों जेट स्लिप पढ़ चुका था और अचंभित था। मतलब ये 100 सन के थ्रू आप अपने कल्टीवेशन को भी छिपा सकते हो। और पूरा तरीका होता है कि जब आप की कंडेंसेशन से फाउंडेशन लेवल पे जाते हो तो क्या-क्या होता है। ऐसा नहीं कि ब्रेक थ्रू करने में 100 दिन लगेंगे, कि जब आप ब्रेक थ्रू करते हो ना तो ग्रूव्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो ग्रूव्स ना है उसके लिए जो कल्टीवेटर्स होते हैं ना अलग-अलग मैजिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। बड़े सेट में आपको मिल जाएगा जैसे 7 ब्लड आइज़ वगैरह में। और काफ़ी महँगे होते हैं देखो। 1 घंटे के 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स आपको लगते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लो कितना टाइम लगेगा। तो जो एरो कल्टीवेटर्स होते हैं ना अगर वो ब्रेक थ्रू कर रहे हैं क्योंकि उनके पास तो ऐसी चीज़ें हैं नहीं, तो उनके मरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ज़ू को समझ में आ चुका था कि फाउंडेशन लेवल में क्या होता है। आप अपने स्पिरिचुअल सी को यूज़ करते हो थर्मा अपर्चर्स अपनी बॉडी में जो होता है उससे ओपन करने के। समझ लो कि जो नस नाड़ियाँ का एक केंद्र होता है ना शरीर में बहुत सारे होते हैं ऐसे। समझ लो मेनली तो 120 होते हैं शायद 108, 120। तो वो लोकेशंस को आपको उसकी जो ऊर्जा है ना उसको एक्टिवेट कर देनी है। बड़ी बात कि आप कितने थर्मा अपर्चर सेंस कर पाते हो। पहले आपको लोकेशन तो ढूँढना पड़ेगा तब तो आप उन्हें एक्टिवेट करो। और भाई ये नॉवेल सही में बहुत लंबा-लंबा एक-एक चैप्टर है। अब बॉडी में करप्शन है तो फिर आप थर्मा अपर्चर्स को सेंस नहीं कर पाओगे अच्छे से, ये एक प्रॉब्लम होती है। अगर कोई भी 90 भी सेंस कर लेता है ना भाई थर्मा अपर्चर तो उसे आउटस्टैंडिंग माना जाता है। 80 के आस-पास एवरेज माना जाता है, लोकल मतलब ठीक-ठाक लेवल का। और मैक्सिमम लिमिट धर्मा परचेज़ की 120 मानी जाती है। अब सत्यता इसमें कितनी है, ज़ू को भी नहीं पता था क्योंकि वो लिखा हुआ चीज़ है। उसमें एक जगह लिखा हुआ था वो जो स्लिप इसने पढ़ा था कि जो एंशिएंट मेनलैंड है ना, वहाँ पर लोग क्या करते हैं करप्शन को प्यूरीफाई करते हैं। उसके थ्रू और ऊपर की लिमिट पे जाते हैं। लेकिन उसमें जो स्पिरिचुअल एनर्जी है बहुत लगती है। और ऐसे करने वाले सुपर पावर लोग हैं मतलब जिनकी फैमिली बहुत तगड़ी है। ठीक है, इनकी जो मेनलैंड में जो मेन ब्रांच है जिसे 7 कोलिशन कहा जाता है, वो एक टॉप लेवल की ऑर्गेनाइज़ेशन है। लेकिन 7 ब्लड आइज़ भाई बहुत छोटी चीज़ है। तो उसमें 2 स्टेप होते हैं। देखो पहले आपको धर्मा अपर्चर्स अपने फाइंड आउट करने कितने हैं आपकी बॉडी में, कितने मतलब आप सेंस कर पा रहे हो। उसके बाद दूसरा जो लेवल होता है उसमें आप धर्मा अपर्चर्स को खोलते हो एक-एक करके। तो जब आप 30 खोल लेते हो ना धर्मा अपर्चर तो एक लाइफ फ्लेम बना पाते हो, फर्स्ट लाइफ फ्लेम। 60 हो जाएँगे तो 2 हो जाएँगे, 90 कर लोगे तो 3 लाइफ फ्लेम। उसके बाद जब आपके 3 हो जाएँगे फ्लेम्स, लाइफ फ्लेम्स तो आप फिर गोल्ड कोर लेवल में जा सकते हो। चौथा लाइफ फ्लेम खोलने वाले भी लोग होते हैं क्योंकि जिसके पास 120 धर्मा अपर्चर है वो तो खोल सकता है भाई। लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। लाइफ फ्लेम्स को इग्नाइट करना काफ़ी टफ काम होता है, लेकिन अगर कर लिए तो भाई बहुत फ़ायदा है। देखो आप बैटल कर रहे हो, फिर लाइफ फ्लेम को अपने जला सकते हो बैटल के दौरान, तो आपका बैटल पावर बहुत बढ़ जाता है, जिसके थ्रू आप प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में जा सकते हो। और कब तक रह पाओगे वो अलग बात है, कितने सेकंड तक। तो डिंगज़ो ने जो इन्फॉर्मेशन इसे दिए थे बहुत सही था। इधर ज़ू का जो कल्टीवेशन चल रहा था उसकी वजह से ना इसका स्पिरिचुअल सीपी बढ़ते-बढ़ते 870 मीटर तक पहुँच चुका था। इसका ये था कि देखो इसके अंदर तो करप्शन नहीं है, लेकिन फाउंडेशन पिल्स तो चाहिए फिर भी इसको। मिनिमम 2-3 तो चाहिए और फिर शांत जगह चाहिए, सुरक्षित जगह चाहिए। लोन भी आप ले सकते हो, उसके बाद 3 साल के अंदर आपको पे करना पड़ता है इंटरेस्ट वगैरह के साथ 7 ब्लड आइज़ को। इसीलिए इसको समझ में आता कि कैप्टन क्यों बता रहा था कि तुम्हें वो कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ जाते हो आप तो देखो यार बहुत अमीर हो जाओगे। पेल्स-वेल्स आपके लिए नॉर्मल चीज़ें हो जाएँगी, पैसे आपके पास इतने आ जाएँगे और रिवॉर्ड में भी कुछ पेल्स वगैरह मिल जाते हैं। इधर अगले दिन की सुबह होती है। ज़ू अभी भी कल्टीवेशन में लगा हुआ था। मस्त अब ये जगता है, बाहर निकलता है, तो देखता है सामने से कोई इसकी तरफ आ रहा था। और जो भी बंदा था ना सीधा इसके नाव की तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ज़ू बाहर आ जाता है, तो वो सरप्राइज़ हो जाता है। इस बंदे ने एक डार्क वॉयलेट डाउइस रोब पहना था। फाउंडेशन लेवल पर था। काफ़ी सरप्राइज़ होता है। ज़ू देखकर इन्हें इज़्ज़त देता है क्योंकि ये ऑनर गार्ड ली थे।
और सोचता है ये क्यों आ गए, मतलब अचंभित तो होता है। ये वही बंदे थे जो ज़ोंग हेंग को लेने आए थे उस समय, जब वो काफ़ी बदमाशियाँ कर रहा था। तो ली स्माइल करके बोलते हैं, "अरे इसमें क्या है? तुम भी तो ग्रेट सर्कल लेवल पे पहुँच चुके हो, ब्रेक थ्रू के करीब हो। इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे हो?" एल्डर ज़ाओ ने मुझे यहाँ पर भेजा क्योंकि उन्हें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। वो जो तुमने ड्रैगन चैरियट देखा था समुद्र के अंदर, ली भी समझ रहे थे देखो कि ये बंदा क्या है, नॉर्मल डिसाइपल है, अभी भी ऑफ पीक डिसाइपल है, तो चौकन्ना तो रहेगा। और जब ये देखते हैं ना तो ज़ोकिंग को भी अलग तरह से ट्रीट करते हैं क्योंकि ज़ोकिंग उस लेवल पे पहुँच चुका था यार। ग्रेट सर्कल उसके बाद का लेवल कि कंडेंसेशन सॉरी फाउंडेशन लेवल ही होता है। ज़ू थोड़ी देर सोचता है, फिर इसे याद आता है, अच्छा वो! क्योंकि देखो ज़ू ने इस चीज़ के बारे में ना जो हॉल ऑफ सी है वहाँ पे रिपोर्ट भी किया था। और उसको लंबा टाइम हो गया था क्योंकि इसके आने के बाद ज़ू चला गया था, क्रिम्सन वाइल्ड वहाँ से 1 महीने बाद आया था और धीरे-धीरे डेढ़ 2 महीने मतलब हो चुके थे। तो क्योंकि वो चीज़ काफ़ी बड़ी थी इसलिए मैटर को एल्डर ज़ाओ को बता दिया गया था। अब ज़ू मना तो नहीं कर सकता था, वो बुला रहे हैं तो। तो फिलहाल ये अपने नाव से बाहर आता है, रख लेता है और इनके साथ चला जाता है। और वो बोलते हैं तुम्हारे पास टालिस्मैन तो होगा, या तुम मुझे खुद फ़ॉलो कर लोगे या साथ में मतलब लेके चलूँ? तो ज़ू अपना टालिस्मैन निकाल लेता है और इनके इनको फ़ॉलो करता है। देखो ज़ू दूसरी बार आ रहा है पहाड़ी की तरफ। पहली बार तब आया था जब सेक्ट जॉइन किया था और इसे वो राउंड फेस कल्टीवेटर भी मिला था। उसने इसको बहुत सलाह भी दी थी। जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, पहली बार आया था तो ठीक है देखा था, लेकिन अब क्योंकि इसके सेंसर्स भी बढ़ चुके थे, बहुत चेंजेस आए थे। तो पहाड़ी को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पा रहा था। वो लोकेशन भी इससे दिखता है जहाँ से इसने वो डाबल स्ट्रोक पहली बार मिला था। देखो ऊपर में ना बहुत सारे हॉल्स के डोर खोले थे, दरवाजे, लेकिन फिर भी अंदर क्या था ये देख नहीं पा रहा था, ब्लरी हो जा रहा था। अब ली उतरते हैं एक हॉल के सामने और ज़ू इनके पीछे-पीछे आता है और कुछ स्पेल फॉर्मेशन के फ्लक्चुएशंस फ़ील करता है क्योंकि पलक झपकते ना इसे मार सकते थे और वो हॉल से ही आ रहा था। और उसके बाद ली बाहर से बोलते हैं कि एल्डर ज़ू आ चुका है। अंदर से एक भारी आवाज़ आती है, आने दो। और ज़ू उस आवाज़ से एक प्रेशर फ़ील करता है, मतलब ये पावरफुल बंदे थे जो भी एल्डर ज़ाओ थे। एक-एक कदम में ना इसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि ये प्रेशर इस पर अप्लाई हो रहा था जो हॉल का था। और कोई इस पर ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं लगा रहा था, प्रेशर नेचुरली लग रहा था। और क्योंकि ज़ू का पावर लेवल ठीक था, बॉडी भी इसने अच्छे से टेम्पर की थी, तो आगे बढ़ पा रहा था। और अब इसे समझ में आता अंदर आने के बाद कि चीज़ें ब्लरी क्यों दिखाई रही थी। क्योंकि हर चीज़ मूव कर रही थी अंदर में, डिस्टॉर्शन था। और सामने में थ्रोन पर एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे। चेहरा तो साफ नहीं देख पा रहा था कि, लेकिन ओल्ड मैन दिखते हैं। उन्होंने वॉयलेट डार्विस रोब पहना था, बाल सफ़ेद थे। ज़ू का ना थोड़ा माथा घूम रहा था इसकी वजह से और इन्हें ये ग्रीटिंग्स एल्डर करके रिस्पेक्ट देता है। और ये तुरंत बोलते हैं, मुझे ये बताओ तुमने वो गोल्डन क्रो ड्रैगन चैरियट कहाँ देखा था और पूरे डिटेल्स बताओ। और पूरे डिटेल्स ये बताने लगता है। ज़ाओ बीच में कुछ बोलते नहीं, बस सुनते हैं। और जब परब बता लेता है पूरा, तो भी माहौल शांत था। थोड़े समय बाद एल्डर साहब बोलते, तुमने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी अफसर, लेकिन उसकी वजह से तुम बच भी गए। अब ज़ू बोलता है, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि वो क्या था ड्रैगन चैरियट में? उसमें क्या था, मतलब वो क्या है ड्रैगन चैरियट? हॉल में फिर से सन्नाटा छा जाता है। तो एल्डर बोलते हैं, अब तुमने देखा है तो मैं बताता हूँ। वो था सन्स इम्पीरियल कैरेज। अब जो शब्द ये इस्तेमाल करते हैं वो और बड़ा हो जाता है ज़ू के लिए। तो ये बताते हैं कि उस चैरियट के अंदर में ना एक सीक्रेट मैजिक है जिसे गोल्डन क्रो रिफाइन्स मिरियाड स्पिरिट कहा जाता है। वो इम्पीरियल क्लास की सीक्रेट मैजिक टेक्निक है। बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है उसे देखने का और बहुत कम लोग उसे मतलब अध्ययन कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ओल्ड मैन काफ़ी निराश थे, काश उन्हें ये मौका मिला होता। तो ये जब बोलता है ना ज़ू की सीक्रेट मैजिक, तभी एल्डर फिर से बोलता है, इसलिए मैंने बोला कि तुमने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया है। एक ही बंदे ने सीक्रेट मैजिक सीखा था और वो इस समय 7 सेक्ट कोalition का प्रेसिडेंट है, जो कि इस समय 7 ब्लड आइज को पूरा मैनेज करता है क्योंकि वो 7 ब्लड कोalition का है। वहाँ मतलब समझ रहे हो आप, एंसेंट मेनलैंड का है। और उसने भी पूरा नहीं देखा था, बस एक हल्का सीक्रेट मैजिक उसका हिस्सा देख लिया था। उन्होंने मतलब जब वो छोटे थे, 100 सालों बाद फिर से प्रकट हुआ है क्योंकि जभी भी कोई इसको उसको अध्ययन कर लेता है उसका, तो फिर वो गायब हो जाता है। फिर काफ़ी समय बाद जागता है और अब ऊपर आता है पानी की सतह पर। और ये बोलते हैं, देखो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन हॉल ऑफ सी को भी नहीं दिया जाता है। मतलब उसके पैसे लेने का भी मतलब नहीं है, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि तुमने उसे देखा। और फिर ये बोलते हैं, अब देखो तुम्हारा ब्रेक थ्रू बहुत करीब है तो मेहनत करो, कंपटीशन भी आ रहा है, बेस्ट दो अपना। उसके बाद एक ऑरा ज़ूकिंग को बाहर फेंक देती है, मतलब प्यार से वो रिस्पेक्ट दिखाता है। और गार्ड जो ली थे बाहर ही वेट कर रहे थे। ज़ू आता है, स्माइल करते हैं और फिर से नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। और ज़ू के जब पसीने छूट रहे थे, बाहर में आने के बाद भी थोड़े बहुत थे ही, तो ली बताते हैं कि ज़ाओ एक नॉर्मल बस ऑन पीक एल्डर नहीं है भाई। वो 13 जो एल्डर है ना 7th पीक के, उनमें से एक है और उनमें भी उनकी तीसरी रैंकिंग है। और ज़ोंग हैंग तुम्हारे बारे में बता रहा था, लेकिन टेंशन मत लो, एल्डर खुद कहते हैं कि वो एक बेवकूफ़ आदमी है, लेकिन दिल का अच्छा लड़का है वो। तो ज़ू नीचे आ चुका था, ये गार्ड ली चले जाते हैं
और ये भी समझ जाता है कि जब इन्होंने ज़ोंगहेंग का नाम लिया कि तुम उसे मार नहीं सकते, इशारा यही था इनडायरेक्टली, और जो उस चीज़ के बारे में बिल्कुल कभी सोचा भी नहीं था। अब जो उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिवीज़न की तरफ बढ़ जाता है। जैसे एक वो फॉर्मेशन भी मिला था ना वहाँ से पैट्रियार्च की तरफ से, तो धर्मा बोट को ये इम्प्रूव करना चाहता है उसके थ्रू ग्रैंड कॉम्पिटिशन से पहले। तो देखो फ़िलहाल जो था ना, वो दोपहर का समय था। शहर में काफ़ी हलचल था क्योंकि ग्रैंड कॉम्पिटिशन आ रहा था, बिज़नेस काफ़ी बढ़ा हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन डिवीज़न को ये ढूँढ लेता है, लेकिन तभी इसका नज़र कहीं और जाता है। तो कोल्ड आँखें मानो इसे देख रही थी। एक बंदा था ग्रे रूप में, और ये था म्यूट, यानी गूंगा। मतलब वो मानो उसका लंबे समय से वेट कर रहा था। जैसे ही ज़ू को देखता है ना, एक लाश निकलता है पीछे से और ज़ू के सामने रख देता है। चेहरे पर एक स्माइल लाता है और फिर यहाँ से गायब हो जाता है। ज़ू देखता है तो ये किसी क्रिमिनल की लाश थी, बाउंटी लिस्ट वाले, और उस आदमी के ना शरीर पर बहुत निशान थे, मानो किसी कुत्ते ने काटे हो, और वो कुत्ता कोई और नहीं था। आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गूंगे की ही बात कर रहा हूँ। बाउंटी लिस्ट के बारे में इससे अच्छा कौन जानेगा, क्योंकि देखो ज़ू की आदत थी, उसको हमेशा खाने के लिए अच्छे से चाहिए भाई, तो बाउंटी लिस्ट वालों को मारते रहता था। ज़ू उस तरफ देखता जिधर वो गूंगा गायब हुआ था, और ये भी समझ में आता ये बंदा जानबूझ के यहाँ रुका हुआ था। बेसिकली उसने एक वांटेड क्रिमिनल को मार के ज़ू को गिफ्ट किया था। ज़ू सोचता है कहीं ये ट्रैप तो नहीं है। फिलहाल यहाँ से ये निकल जाता है। लोग यहाँ पर ना लाश को देखते हैं गली में। कुछ तो डिसाइपल्स इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, कुछ लोग तो अवॉइड कर देते हैं, जब तक कि कोई इधर बढ़ पाता। एक बंदा या बंदी जो भी है ना, अचानक से प्रकट होता है। बहुत गार्ड कर रहा था बेसिकली, इसके दाँत बहुत नुकीले थे, काफ़ी वाइल्ड था, और जब वो देखता है ना यहाँ पर भी दाँत वोत लगे हुए इस लाश पे, तो चला जाता है। गूंगा देखता है और निराश होता है कि यार क्या हुआ, और फिर इस लाश को लेकर चला जाता है एक छोटी सी झोपड़ी की तरफ, हट बोल लो, जहाँ पर ये रहता था। धर्माकोट पे नहीं रहता था ये। अंदर आने के बाद चैन की सांस लेता है। इसकी लाश उसको चेक करता है, इसे 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल जाते हैं। टोटल इसके पास अभी 77 स्पिरिचुअल स्टोन्स थे जो ये बचा रहा था। थोड़ा देर बाद कुछ तो सरिया जैसा निकालता है जिससे अपने दांतों को और नुकीला कर रहा था ये। फिलहाल इसका पावर लेवल ज़्यादा नहीं था, देखो कि कंडेंसेशन के तीसरे लेवल पे था। इसे नहीं पता था कि बाहर में ही ज़ू खड़ा है, इसके हर एक एक्शन को ध्यान से देख रहा है, क्योंकि जो बहुत चौकन्ना आदमी था, चाहे उसका कल्टीवेशन ऊपर भी था फिर भी। तो इसे समझ में आता कि नहीं, सही में ये गूंगा ना इसे गिफ्ट ही दे रहा था, लेकिन साथ में कुछ और भी चल रहा था कि कहीं ये मुझसे डर के तो मुझे गिफ्ट नहीं दे रहा था। और ये फिलहाल एंटर करता है हट में। म्यूट ऐसा झपट्टा मारने वाला था, लेकिन जब ज़ू को देखता है तो शांत हो जाता है, डर जाता है। तो इससे पूछता है कि तुमने क्या देखा था। एक सेड स्लिप ये म्यूट की तरफ उछाल देता है। गूंगा इसे पकड़ता है, कांप रहा था अब, क्योंकि चंद्रमा की छाया थी, मतलब एनर्जी बोल लो, लाइट बोल लो, तो ज़ू का शैडो बढ़ रहा था गूंगे की तरफ। कैप्टन ने पूछा था, बट गूंगे ने उस समय बताया नहीं था, मरना स्वीकार किया था। और जेड स्लिप पर कुछ लिखता है और ज़ू को दे देता है, और ज़ू ना उसके बाद उसको पढ़ता है स्पिरिचुअल पावर के थ्रू, और उसके बाद ये 8 स्पिरिचुअल स्टोन्स गूंगे को देता है और चला जाता है। अब ज़ू काफ़ी, मतलब ये जो गूंगा था काफ़ी खुश था। 77 स्पिरिचुअल स्टोन्स पहले थे, 15 ये, 8 ये, ऐसा मिला करके मतलब टोटल 100 हो गए थे इसके पास थर्माबोट खरीदने के लिए। ज़ू इस दौरान आगे बढ़ रहा था उस जेड स्लिप को लेकर के, उसे क्रश कर देता है, राख में बदल देता है और कल्टीवेशन में लग जाता है। रात इस दौरान गुजर जाती है। अगले दिन की सुबह ज़ू जाता है, ज़ैंग सैन को ढूंढता है। ज़ू ना वो फॉर्मेशन जो था क्रॉसबो वाला, उससे लगवा रहा था, क्योंकि देखो ज़ैंग सैन के लिए चीज़ें बहुत आसान है, बंदा मास्टर है थर्माबोट वगैरह में। और गॉडलीनेस ऑरा की बात, ज़ू का ये एक और बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। और ज़ैंग सैन इसकी तारीफ भी करते हैं, बड़ी चीज़ मिल गई तुम्हें, फिर तुम ना अपने थर्माबोट को फाउंडेशन लेवल में जाने के बाद अपग्रेड करके थर्मा स्किप बना सकते हो। अब कुछ ही दिन बचे हैं ग्रैंड कॉम्पिटिशन में, चाहो तो हम टीम अप भी कर सकते हैं। ज़ू लेकिन ऐसा डायरेक्टली ना नहीं करता, लेकिन इशारा कर देता है। और ज़ैंग सैन इस दौरान हंसता है। बाहर निकलता देखता है बहुत सारे जो 7 पीक के डिसाइपल थे, बहुत सारे सामान खरीद रहे थे। और आज के समय ना मतलब धीरे धीरे बहुत सारे धर्माबोट आ चुके थे हार्बर में पहले से ज़्यादा। बहुत सारे लोगों को ये देखता जो कि की कंडेंसेशन के 8वें 9वें लेवल पे थे। कुछ तो ग्रेट सर्कल वाले भी दिखते। देखो बहुत सारे कल्टीवेटर्स थे, 7 ब्लड आइज के ही थे, लेकिन ये छिपके रहते थे, कल्टीवेशन में रहते थे। अब क्योंकि ग्रैंड कॉम्पिटिशन आ रहा है तो ये लोग बाहर आ चुके थे, और ज़ू को पता तो चल ही गया था जहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है वो एरिया काफ़ी क्योटिक है, इसीलिए 7 ब्लड आइज एज अ मिशन वहाँ पे कॉम्पिटिशन करा रहा है। और ज़ू को लगता है ऐसा है क्या कि मतलब मेन टारगेट ये मरफोक्स हैं। रात का समय था, इसके हार्बर में फिर से कोई अतिथि प्रकट होता है जिसे ये जानता था। चिल्लाते हुए आता है ज़ू ज़ू, और ये खुश नहीं था, और ये था वांग्यान। इसे देख करके ज़ू बाहर निकलता है, स्माइल देता है। बहुत ही ईमानदार आदमी था और ज़ू इसे बहुत पसंद करता था। ज़ू बताता है कि अरे मतलब ये मिले नहीं थे ना 1 डेढ़ महीने से, कि अरे मैं बहुत बिजी था, बाहर चला गया था, बताता है। फिर दोनों बात करते और ये बोलता है देखो मैं तुम्हें आज एक बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ। तो ज़ू भी एकदम गार्ड अप कर लेता है। इससे लगता है ये पैसे मांगेगा, बट वांगयान वैसा तो था नहीं। एक्सप्लेनेशन देना शुरू करता है कि तुम्हें नहीं लग रहा कि ये ग्रैंड कॉम्पिटिशन थोड़ा रहस्य में ही ज़्यादा हो रहा है।
नॉर्मली ये लोग ऐसा नहीं करते, लोकेशन वोकेशन नहीं बताते हैं पहले से। मुझे नहीं लग रहा कि एक्चुअल लोकेशन नॉर्थ स्पिरिट आइलैंड है, कुछ इसके पीछे रहस्य है। मेरे हिसाब से असली टारगेट मरफॉक्स हैं। ज़ू एकदम अचंभित होके ऐसे दिखाता है एक्सप्रेशन कि नहीं, तो वांग मियान को अच्छा लगता है कि नहीं चलो यार, ये मेरी बात अच्छे से सुन रहा है। फिर ये बोलता है वैसे मेरी बड़ी बहन ने, मतलब बड़ी बहन मतलब वो एल्डर सिस्टर जो चाइनीज़ में कहते हैं, जो कि सच में बड़ी बहन नहीं होती है। उसके बाद एक ये ज़ेड स्लिप ज़ू को देता है। देखो मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकाले हैं। एल्डर सिस्टर ने भी बताया और मैंने भी कुछ रिसर्च की, तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। और मुझे ये भी पता चला कि मरफॉक्स बहुत अमीर होते हैं और जो उनके आइलैंड थे ये उसके भी नाम लेता है। देखो मीका, ज़ोइनी, नेदरफॉल्ट, एमिचे। ज़ू भी ना स्पिरिचुअल पावर भेज करके जेट स्लिप को पढ़ता है। जैसे मीगा आइलैंड पे एक सूट ऑफ आर्मर था जिसे मीगा प्लेट आर्मर कहते हैं और वो काफ़ी अच्छा है भाई, मतलब डिफेंसेस आपके तगड़े हो जाएंगे। एमिके पर एमिची जो है वहाँ पर टीयर्स ऑफ मरफॉक्स है, मतलब किसी मरमैन या मर वुमेन के आंसू हैं। वो स्पिरिचुअल पिल्स के समान काम करते हैं, कल्टीवेशन में बहुत मदद करते हैं। इस दौरान वांग फिर से 2 अंडे निकालता है और ज़ू को देता है। फिर नेदरफॉल्ट के बारे में बताता है जहाँ पर एक कब्र का है, वहाँ पर कुछ फ़िल्म फिनिक्स से रिलेटेड ऐसा कुछ तो ये बताता है। फिर लास्ट था जॉइनी, जहाँ पर अलग-अलग प्रकार के पिल्स हैं, जैसे कि कुछ तो फाउंडेशन पिल्स भी हैं। बस इतना बोलता है कि एक ट्रेज़र समझ लो ना 5-5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर। ख़ास करके एक जो था ना स्पिरिट ब्रेथ लैंप था, वो बहुत कीमती है। वो होली आइटम्स माना जाता है मरफॉक्स का। मतलब वहाँ पे आप जा कर के कल्टीवेशन करोगे तो ईज़िली फाउंडेशन लेवल पे पहुँच सकते हैं। जैसे 7 ब्लड आइज़ के पास है जिसके वो पैसे लेते हैं 100 स्पिरिचुअल स्टोन 1 घंटे। तो देखो अलग-अलग जो स्पेसीज़ होते हैं गॉडली ब्लड पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मरफॉक्स लैंप पे डिपेंड करते हैं। और ये बोलता है मेरी बहन ने तो ले भी लिया था एल्डर सिस्टर ने बहुत पहले, फिर उन्हीं को बेच दिया। वो बेच रही थी 20 लाख स्पिरिचुअल स्टोन में, लेकिन वो माने नहीं। कम करते-करते 5 लाख में लिया था उन्होंने। और फिर ये बोलता है कि वो लैंप में ना कुछ गॉडली टेम्पल के भी क्लूज़ हैं। इतने सालों में कोई फिगर आउट नहीं कर पाया। मेरी बहन ने भी ट्राई किया था लेकिन उससे भी नहीं मिला। और ज़ेड स्लिप में उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन है, तो तुम पढ़ सकते हो बाद में। लंबा भाई ये भाषण-वाषण देता है। उसके बाद ये जब पूरे डिस्कशन खत्म हो जाते हैं तो एल्डर सिस्टर के बारे में बात करता है। पूरा टाइम लगभग यही बोलता है, ज़ू बस सुनता है। नॉर्मल लोगों को पसंद नहीं आएगा लेकिन हुआंग को अच्छा लगता था क्योंकि सब चलो कोई तो है जो इसकी बात पूरी सुनता है। धीरे-धीरे अंधेरा होने लगता है। हुआंग अंडा खा चुका था। पेट को ऐसा थपथपाता है और जाने लगता है ढकार-वकार मारते हुए। जाते-जाते कहता है देखो ज़ू मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए। पहला प्लेस लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिशन में और कॉन्क्लेव डिसाइपल भी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेन है कितने रिसोर्सेज़ तुम हासिल कर सकते हो। आगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। रैंकिंग के बारे में कोई मैटर नहीं करता, कोई नहीं सोचता है। कितना अमीर बने वो मैटर करता है। ये तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए। हम भाई हैं क्योंकि। किसी को ये चीज़ें मत बताना। ज़ू भी हाँ में सर हिलाता है और वांग पेट थपथपाते हुए यहाँ से निकल जाता है। जाते-जाते मैसेज भेजता है एल्डर सिस्टर को टोकन पे, मतलब प्यारी बातें करते-करते। अब ज़ू इस समय तैयार था। अपने शैडो को देखता है जो कि सो रहा था और ये सो रहा था इसको थोड़ी पता था ज़ू को। वो गूंगे ने लिखा था जेट स्लिप पे इट्स स्लीपिंग। समय बीतता है 6 घंटे बाद। जितने भी 7 पिक के डिसाइपल्स थे ना सबके टोकन बज रहे थे। ये सभी डिसाइपल्स जो कि ग्रैंड कंपटीशन में भाग ले रहे हैं सेंट्रल ऑल्टर पे मिले क्योंकि कंपटीशन की शुरुआत होने का समय आ चुका है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।